बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। नए दिन का आगाज कर चुके हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह अच्छी होगी, अच्छी नहीं भी होगी कोई बात नहीं, हमें ना हम रोज सुबह आपकी सुबह को फ्रेश करने के लिए आते हैं 9 से 11 बजे तक जनाब। और चूंकि आजकल लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है वो बड़ी मज़ेदार हो रही हैं और उस पर कुछ मीम्स भी हैं। कल मैं बहुत हंसी, मैं इतने दिनों बाद इतना हंसी कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो एक जुमला था जिसने मुझे हंसा दिया। आई विश कि वो हम चला भी सकते लेकिन हम चलाएंगे नहीं। लेकिन सिर्फ मैं बोलना चाहती हूँ। बोलिए क्या? आपकी काम पे तांगरी है। ये किसने कहा वैसे? कौन कह सकता है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल डी चौक पहुंचे। उन्होंने बड़ी धुआंधार वैसे स्पीच की और बार बार उन्होंने कल भी कहा कि आपकी टांगे कांप रही है। भाई बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, काम पे तांग रही है। हाँ। बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस वक्त। जो अपोजिशन है इस पे हमने बात करनी है हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में और कोशिश करेंगे जरा मुफस्सल बात हो जाए। लेकिन उससे पहले कल मेरा बड़ा कंसर्न रहा पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं जो मैचेस देख रहे थे, इवन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीम का हिस्सा इस वक्त नहीं है, वो भी मैच देखने गए। पिच के हवाले से लोगों के बड़े एतराज़ है और इस वक्त ये पिच अंडर ऑब्जर्वेशन है और उम्मीद ये की जा रही है कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। लेकिन क्या इस वक्त इस पिच को एक मुर्दा पिच के तौर पे आईसीसी अपने रडार पे ले आएगा, इस पे भी हमने बात करनी है। लेकिन जो लाइमलाइट के अंदर रहे वो शायकीन क्रिकेट रहे, यानी कि पिंडी का जो क्राउड है जिसे कहते हैं बाबाजी पिंडी का क्राउड। सो बाबाजी पिंडी इज लाइक अमेजिंग। उनके प्ले कार्ड्स पूरी दुनिया में चले। मुख्तलिफ प्लेयर्स ने उसको ट्वीट किया, कोट किया कि जो वहां पे शायकीन आए हुए थे जिस अंदाज में वो ऑस्ट्रेलियन टीम को सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तानी टीम के जो सपोर्टर्स थे ही थे लेकिन वहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम के बहुत सारे सपोर्टर्स थे जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को, अपने फेवरेट प्लेयर्स के हवाले से उन्होंने प्लेकार्ड्स उठाए हुए थे। और वो इतना, मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा भी जिन्होंने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया था पिक्चर के साथ। सो इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड कि हमने किस तरह से बहुत अरसे बाद 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आई और उनको इतने अच्छे बिल्कुल। और डेविड वार्नर जिसके ऊपर हमें बहुत गुस्सा था, जिसने हमें वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हराया था, उसको जो वेलकम दिया गया यहाँ पे, और ये जो उनकी डांस मूव्स वायरल हुई जिसको लोग अभी तक न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि एंजॉय कर रहे हैं। और आपको बताऊं ये फरमाइश के ऊपर करे थे। हाँ। इनको ऑडियंस की जानिब से चीयर किया जाता था और फिर उसके बाद ये स्टेप करते थे और हर बार नया स्टेप करके दिखाते थे। और इसका एक म्यूजिक के साथ एक वर्जन आया जी मार्केट के अंदर, वो आपको दिखाते हैं। बीट पे बैठा है उनका भांगड़ा भी। मतलब पहले पाकिस्तान आ नहीं रहे थे, अब इनके भंगड़े नहीं खत्म हो रहे। ये दिस इज व्हाट यू कॉल पाकिस्तान ग्रेट वेल। और भी हमारे पास बहुत कुछ है, इन डिटेल्स हम बात करेंगे क्रिकेट के ऊपर भी और बाकी मौज़ूआत पे भी। सो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं आज की टॉप ऑफ द लाइन स्टोरीज। तहरीके अदम एतमाद की हंडिया में पहला उबाल, सियासत में हलचल मच गई। ऑपोजिशन ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी। 200 से ज्यादा अरकान असेंबली की हिमायत के दावे। कप्तान ने भी मुकाबले के लिए कमर कस ली। आखिरी वारदात में ओपोजिशन को ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। वजीर आजम तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब में भी सियासी मैदान लग गया। तरीन ग्रुप वजीर आला के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। माइनस उस्मान बुज़दार का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम का उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, काम जारी रखने की हिदायत कर दी। एडवेंचर स्पोर्ट्स में 2 दर्जन से ज्यादा मुकाबले जीतने वाली नेशनल रॉक क्लाइंबिंग चैंपियन इकरा जिलानी होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। पुरसोज आवाज, दिलगीर अंदाज और अपनी मुनफरिद तर्ज के मालिक फोक गुलकार पठाने खान को मदाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, शो में बहुत कुछ है लेकिन अभी बात करेंगे कुछ सियासी सिचुएशन पे आज की बड़ी खबर में। जी तो बड़ी खबर आपको मालूम है, इससे बड़ी खबर और क्या हो सकती है। पहले तारीख पे तारीख आ रही थी और अब तहरीक अदम एतमाद की जो हंडिया है उसमें पहला उबाल आ गया है। परवेज इलाही साहब की ज़बान में अगर बात करें कि हंडिया चढ़ी है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मुल्की सियासत में भरपूर हलचल है, आसाब की जंग शुरू हो गई है और ये सियासी जंग इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती नजर आती है। फैसला किसके हक में होगा ये तो वक्त ही बताएगा। ओपोजिशन ने मुश्किल टारगेट का इंतखाब किया है और वो टारगेट है वजीर आजम इमरान खान। उनको वजारत उज़्मा की कुर्सी से हटाने का टारगेट। तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन कल जमा करा दी गई, उसकी दस्तखत शुदा पर्ची भी हासिल कर ली गई और इस तरीके से ये जो गेम ऑफ नर्व्स है ये शुरू हो चुकी है। और ये सियासी जंग क्या फैसला कुन मोड़ पर जाएगी
पार्टी इस वक्त 3 बड़े आपस में सर जोड़कर बैठे हैं, जिसमें शहबाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक अदम एतमाद लाने की वजूहात बताई, इल्जाम लगाया कि इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर है, मगरबी तहजीब को फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क का हर शोबा इनेतात की तरफ गया है। और अपोजिशन क़यादत का दावा यह भी है कि 200 से ज़ायद अरकान उनके साथ मौजूद हैं। और अब इमरान खान का जाना ठहर गया है। वजीर आजम साहब ने भी मुकाबले के लिए कमर कस ली, मैदान में आ गए, नाराज अरकान को मनाने का मिशन भी शुरू कर दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी अपोजिशन पर बैरूनी साजिश का इल्जाम लगा दिया। और अपोजिशन के पीछे एक हाथ नहीं, उन्होंने कहा कई बैरूनी हाथ हैं। साथ ही उन्होंने 2 टोक पैगाम दिया कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मजीद तगड़ी होकर वापस आएगी। ये अपोजिशन का आखिरी वार है और ऐसी शिकस्त देंगे कि ये 2028 तक नहीं उठ सकेंगे। उधर पंजाब में भी बात करें तो कुर्सी के लिए सियासी जंग उरूज पर है। जहांगीर तरीन और अलीम खान को मनाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम नजर आ रही हैं। तरीन ग्रुप ने माइनस उस्मान बुज़दार का मुतालबा कर दिया है, जबकि तरीन ग्रुप ने साथ साथ मुशावरती इजलास के बाद वाज़ेह ऐलान किया है कि उस्मान बुज़दार को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और उनके इस्तीफे के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल जी, लेकिन वसीम अकरम प्लस की सपोर्ट में इमरान खान मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि रहेंगे तो उस्मान रहेंगे, नहीं तो कोई और नहीं होगा। कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ कोशिश करेंगे कि हम अपडेट भी करें इस्लामाबाद से भी सूरत हाल, लेकिन फिल वक्त हमारे साथ मोहम्मद इलियास साहब मौजूद हैं जो कि ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, और इस्लामाबाद से हमें साकिब विर्क भी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे भी बात करेंगे। इलियास साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं साकिब विर्क से इस्लामाबाद की सूरत हाल ले लूँ, क्योंकि वफाक का मामला भी अहम है और पंजाब का मामला भी अहम है। साकिब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप कि आज जो सुबह है बीइंग जर्नलिस्ट आपके लिए उसका जो मतला है वो यकीनी तौर पे अबर आलूद होगा जो आप देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप जरा दारुल हुकूमत की फिजा कैसी है आज हमारे सामने रखिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे जो मौसम है वो खुल रहा है, तो जो सियासी जो दर्जा हरारत है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, वो भी अपने अरूज पर पहुंच चुका है। कल एक बहुत हेक्टिक डे था। पीपल्स पार्टी जो है वो अपना मार्च लेके कराची से इस्लामाबाद पहुंची थी, तो दूसरी जानिब जो अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद है वो फाइल कर दी गई है। पहले तारीख पे तारीख आई जा रही थी और हम सब जो थे वो इस शुबे का इज़हार कर रहे थे कि ये तहरीक अदम एतमाद आएगी या नहीं आएगी। तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो फाइल कर दी गई है। इसके अलावा अपोजिशन ने कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन है वो भी जमा करवा दी है, जिसके बाद अब 14 दिन का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। और स्पीकर असद कैसर ने 22 मार्च से पहले जो कौमी असम्बली का इजलास है वो हर सूरत बुलाना है। जैसे ही कौमी असम्बली का जो इजलास है वो आएगा और जो करारदाद है तहरीक अदम एतमाद की वो पेश की जाएगी कौमी असम्बली इजलास में ईवान के अंदर। तो उसके बाद जो 7 दिन का टाइम है कि 7 दिन से जो ज़्यादा ताख़ीर है वो तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म के खिलाफ जमा करवाई गई है उसके ऊपर जो है वो वोटिंग होनी है। 7 दिन से ज़्यादा उसके ऊपर ताख़ीर नहीं हो सकती और 3 दिन से पहले जो है वो नहीं हो सकती। तो 3 से 7 दिन के अंदर जब कौमी असम्बली का इजलास आएगा तो इसके ऊपर जो है वो वोटिंग होगी। और हुकूमत और अपोजिशन जो हैं वो दोनों ही बड़े होपफुल हैं और यही कह रहे हैं कि उनकी जो नंबर गेम है वो पूरी है। अगर हम नंबर गेम की बात करें तो हुकूमत को इस वक्त जो बर्तरी है वो हासिल है, क्योंकि उनके जो अरकान हैं उनकी तादाद है 179, जबकि अपोजिशन के पास जो अरकान हैं वो है 162। तो 17 जो नंबर हैं वो इस वक्त ज़्यादा हैं हुकूमत के, जबकि अपोजिशन जो है वो अगर 10 जो मेंबर्स हैं वो मैनेज कर लेती है, क्योंकि उनके अरकान हैं 162। तो 172 अरकान अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देते हैं तो वज़ीर आज़म अपने ओहदे से जो है वो हट जाएंगे, अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। तो अपोजिशन ने 172 अरकान जो है वो प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, अभी यानी कि नंबर गेम्स का मामला है। साकिब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद इलियास साहब भी चूँकि हम मौजूद हैं हमारे साथ। ये जो पंजाब और वफाक की सिचुएशन बन रही है इलियास साहब, बड़ी एक कह लें हलचल सी मची हुई है। एक तरफ वफाक के हवाले से नंबर गेम्स का मामला है, दूसरी जानिब तरीन ग्रुप है। तो ओवरऑल एक सियासी सिचुएशन को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? लेकिन ये सूरत हाल इधर पंजाब में भी जैसे बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भरपूर तरीके से दावा किया जा रहा है कि जी जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग उनके कि जी हमारे साथ ना 36 अरकान हैं जो कि PTI के हैं। टोटल अवान तो 371 का, इनमें से 199 और जो 183 तो PTI के हैं और बाकी इत्तेहादी और काफ लीग मिला के 199 हो जाते हैं। तो इनकी अक्सरियत
तो लेकिन जब 40 का उन्होंने दावा किया 36 अरकान हमारे साथ हैं, जिनमें से 29 कह रहे हैं कि नून लीग वाले के PTI के अरकान ने हमसे रब्ता किया है और 7 से पीपल्स पार्टी ने किया है। और दूसरी जानब देख लें आप कि अलीम खान और तरीन ग्रुप जो मिलके बनाया, उस ग्रुप की जानब से ये दावा किया जा रहा है कि 40 अरकान हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसलिए पंजाब में जो नंबर गेम है वो बड़ी दिलचस्प है। इसमें ये तरीन ग्रुप अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा है कि इस वक्त जो भी मिल गया अपोजिशन के साथ, नून लीग के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त एक पेज पर हैं, क्योंकि उनका एजेंडा यही है और तरीन ग्रुप का भी एजेंडा यही है कि बुज़दार को अच्छा, इस वक्त ऐसा लगता है कि तरीन ग्रुप और परवेज इलाही साहब जो फैसले की जंग है कि मास्टर स्ट्रोक कौन खेलेगा, ड्राइविंग सीट पे कौन है, चले ऐसा कर सकते हैं। आपके ख्याल में ड्राइविंग सीट पे तरीन ग्रुप है, अलीम खान एंड तरीन ग्रुप, या फिर चौधरी परवेज इलाही हैं, या फिर अपोजिशन है? नहीं, देखें अपोजिशन जो है वो ड्राइविंग ग्रुप पर वो सेपरेट है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इधर से ये जो कह रहे हैं, अब क्योंकि कल भी जैसे ज़राए बता रहे थे कि बुज़दार साहब को इन्होंने कहा कि बुज़दार साहब को हम ले आते हैं, CM अगर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मान रहे। तो वो जो सूरत हाल है उसमें देखें, ये नंबर गेम जो है उसमें जो बेनिफिट्स जो सारे जाते कि अपोजिशन को जा रहा है उनके पास, क्योंकि नंबर गेम में इधर बहुत कम आ जाते हैं। 183 और 165 अगर PMLN के हैं, PMLN को और 7 पीपल्स पार्टी के मिल जाते हैं, बाकी जो अरकान आ जाते हैं, मतलब तो नंबर नॉट एन इशू इन पंजाब। इशू पंजाब में नहीं रहा, अपोजिशन और तरीन ग्रुप इस वक्त अहम हो गया, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर बरवक्त उस वक्त कर देते तो ये पंजाब में ये सूरत हाल ना देखनी थी। अच्छा, इस वक्त सबसे अहम सवाल ये बन रहा है कि एक तरफ वज़ीर आज़म राब्ते कर रहे हैं इत्तेहादियों से, और इसमें आपने खुद भी कहा कि तरीन ग्रुप अहम है, तरीन साहब खुद लंदन के अंदर मौजूद हैं। कल उनके ग्रुप ने कहा कि हमने तमाम तर फैसले का इख्तियार उनको दे दिया। तो इसके बाद आपके ख्याल में इस सिचुएशन में जहांगीर तरीन साहब का फैसला क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखें जी, उनका एक ही एजेंडा है जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं मान रहे। 2 इत्तेहादी आए, गवर्नर सिंध भी आए, गवर्नर बलोचिस्तान भी आए, आके उन्होंने गवर्नर KP आए हैं, वो आके इनसे मुज़ाकरात किए हैं, अलीम खान ने बात भी की है, लेकिन उनका एक ही है कि फैसला बुज़दार को चेंज करना। तो प्राइम मिनिस्टर इस पर नहीं एग्री कर रहे, तो उन्होंने कहा इस पर कोई कल बड़ा फैसला कर देंगे। बड़ा फैसला वो यही करेंगे कि फेडरल के बाद पंजाब में भी ले आएंगे, अदम एतमाद की तहरीक लेके आएंगे और यहाँ चेंज करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। यहाँ नंबर गेम वो अपने पूरे करने के जैसे दावे किए, क्योंकि आज 14 PTI के हम ख्याल ग्रुप वो भी एक्टिव हो गए। आज भी उन्होंने भी इजलास बुला लिया और उस इजलास में वो फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने लाहेमल तय करना है कि अपोजिशन का साथ देना है या तरीन ग्रुप का साथ देना है, इसमें कि PTI का ही साथ देना है इस वक्त। ये सूरत हाल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 14 नहीं 16 अरकान दावा करें कि हमारे साथ हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि अलीम खान वो खुद कल दावा कर रहे थे कि मैंने बड़े अरकान से जो पंजाब के उनसे रब्ते किए, बल्कि यहाँ से नहीं MNA से भी रब्ते कर रहे हैं और उससे यकीन दहानी कर, इससे क्योंकि अगले हफ्ते तक कह रहे हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया जाए और ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट की जानब से हलफनामे लिए जाएं शायद अपने अरकान से। चूंकि आप हमारे साथ मौजूद है, साकिब से भी एक सवाल कर लेते हैं। साकिब, ऑब्वियसली अभी जो हमने कल देखा, कल डी चौक के अंदर जो जलसा इख्तिताम पजीर हुआ, जो मार्च उनका हुआ, ओवरऑल आपने क्या रिस्पांस देखा? वहाँ पर भी जो तमाम तर पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के हवाले से हम कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो महंगाई मार्च किया था, ओवरऑल रिस्पांस की भी अगर हम बात करें तो किस तरह का आपने फील किया कि हमने वफाक में उसका देखा? देखें, ये जो मार्च था ये मुत्तहिदा अपोजिशन का मार्च नहीं था, ये मार्च सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी का था। बिलावल भुट्टो इस मार्च को कराची से लीड करते हुए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो एंटर हुए थे। यहाँ मुत्तहिदा अपोजिशन के जो अरकान हैं, मुस्लिम नून के और जमीयत उलमा इस्लाम के, वो ज़रूर पीपल्स पार्टी के कल जो कंटेनर था, जो स्टेज था वहाँ पर, वो डी चौक में वो ज़रूर वहाँ पर गए और उनकी नुमाइंदगी थी। लेकिन ये महंगाई जो मार्च था, ये सिर्फ और सिर्फ इसको बिलावल भुट्टो और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वही इसको लीड कर रही थी। और जो हमने ज़्यादातर लोग देखे वो सिंध से जो है वो लाए गए थे पंजाब के अंदर, और यहाँ पर इस्लामाबाद में भी हमने देखा जो सारी जो ट्रांसपोर्ट थी वो सिंध से लाई गई थी, और जितनी भी मैन पावर थी, जितने भी कारकुन यहाँ पर आए थे, वो सारे के सारे जो हैं वो
हमने देखे कि वो सिंध से यहाँ पर लाए गए थे। तो क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी जो है उसकी मेजॉरिटी है, सिंध की पॉपुलर जमात है, तो वहाँ से जो है वो उन्होंने इस मार्च को साकिब, हम उम्मीद ये कर रहे थे कि शायद जितने भी लोग थे कुछ एजिटेशन का माहौल भी बन सकता है। डी चौक पे कंटेनर्स भी लगाए गए थे। 2 केस से पहले हुकूमती जमात की कहती रही है कि जिसको कंटेनर चाहिए वो हमसे ले ले और आए एहतजाज करे हमारे खिलाफ। कल आसिफ जरदारी साहब ने इसी जगह पे खड़े होकर ये भी कह दिया कि आप ये कहते हो कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, आप सड़कों पर आके दिखाओ, फिर देखते हैं कौन ज्यादा खतरनाक होगा। यानी कि इस वक्त जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी उसी एजिटेशन के मूड में है जिसका चैलेंज इमरान खान साहब देते रहे हैं। अब तो बिलावल साहब का इस तरह मार्च मनसूख कर देना क्या ये बताता है कि उनके पास ऐसे कारकुनान नहीं थे जो यहाँ पे उनके साथ 8-10 दिन बैठ सकते इस प्रेशर को डालने के लिए कि जल्द असेंबली का इजलास बुलाया जाए, या फिर ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा लगता है आपको? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पहले से ही ये डिसाइड कर चुकी थी कि वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जो है वो धरना नहीं देगी, रेड जोन के अंदर भी दाखिल नहीं होगी। तो ये वो पहले से डिसाइडेड था। जो हुकूमत ने जो कंटेनर लगाए थे या जो जितने भी इन्होंने एहतियाती जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो सिर्फ इसलिए थी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है वो भी यहाँ पर इस्लामाबाद में है और वो जिस होटल में ठहरी है वो भी रेड जोन में है। तो हुकूमत कोई भी ऐसा वाक़या नहीं चाहती थी कि कोई भी जो कानून है उसको अपने हाथ में ले और कोई भी जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो जग हंसाई हो। तो हुकूमत ने इसलिए अपने जो पूरे जो सिक्योरिटी मेजर थे वो लिए हुए थे और पीपल्स पार्टी ने भी ये पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि जी हम यहाँ पर सिर्फ जलसा करेंगे और जलसे के बाद हम अपने क्राउड को कहेंगे कि वो अपने अपने जो है वो घरों को चले जाएं। आपने बात की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, तो वो इस वक्त अपोजिशन की जो ड्राइविंग सीट है वो उनके पास है। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो जो है उन्होंने लीड किया। अच्छा, एक अहम अपडेट हमें साकिब अगर आप दे दें, क्योंकि बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट के इधर उधर हो जाने का डर होता है हुकूमत की तरफ से भी अपोजिशन की तरफ से भी, और कहा गया था कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर उनको कहा गया है कि आप अपनी टेरिटरीज के अंदर हैं, कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं ताकि अपडेटेड रखा जाए कि कोई कारकुन इधर उधर ना हो। आप वहाँ पे क्या वो सियासी हलचल देख रहे हैं जो इससे पहले होती है? वाकई कुछ इस वक्त ऐसा समा बना हुआ है जिससे आपको लगता है कि महदूद कर दिया गया है पार्लियामेंटेरियंस की हरकत सकनात को? देखें, अपोजिशन ने अपने जितने भी अरकान हैं उनसे उन्होंने तहरीके जो अदम एतमाद है, इसके अलावा जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन है उसके ऊपर दस्तखत करवाने थे। तो अपोजिशन ने जब इस वीकेंड पे अपने तमाम अरकान से कहा था कि वो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मौजूद हों, इसलिए जितने भी वो चीफ विप से कोऑर्डिनेटर से वो अपोजिशन जो जमातें हैं उन्होंने मुकर्रर किए थे। हुकूमत की जानिब से अभी ये चीज़ें जो हैं वो देखने को सामने नहीं आ रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो वक्तन फवक्तन अरकान जो है अपने उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और उनको इस्लामाबाद बुला रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं, उनके जो खदशात हैं वो दूर कर रहे हैं। आज उनको ना घबराने का मशवरा दे रहे हैं। साकिब, शॉर्ट हम ये कहें कि उनको ना घबराने का मशवरा दिया जा रहा है। मोहम्मद इलियास साहब, चूंकि अभी हम बात कर रहे थे जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, ऑब्वियसली उस्मान बुज़दार को प्राइम मिनिस्टर की बड़ी हिमायत हासिल है और जब उनकी अपॉइंटमेंट भी हुई थी तभी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अपने डिसीजन से बड़े स्टक रहे थे कि हमने ये अपॉइंटमेंट करनी है। लेकिन अब आप किस तरह से समझते हैं कि अभी भी प्राइम मिनिस्टर का जो एतमाद है उस्मान बुज़दार पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें उस्मान बुज़दार की पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है? और इन केस अगर उस्मान बुज़दार को हटाया भी जाता है या उनके खिलाफ जो भी ये गठजोड़ हुआ है तरीन और अलीम ग्रुप का, तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि एक उस्मान बुज़दार ग्रुप भी कहीं से निकल कर सामने आ सकता है, उसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है? अभी तक तो कोई उस्मान बुज़दार ग्रुप नहीं ऐसा देखने में आया, जिसमें जो भी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ही सारा कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन इन 14 अरकान को पहले उस्मान बुज़दार साहब ने मनाया था इनसे बैठ के, इनके जो हलकों के काम थे, बल्कि दूसरे अरकान को भी नून लीग के अरकान भी थे तो उनके भी काम जाके इन्होंने किए, उनके हलकों के पीपल्स पार्टी के अरकान से भी मुलाकातें की थी। इन्होंने भी दावा किया कि हमारे साथ भी अपोजिशन के जो बंदे हैं, काफ़ी अरकान हैं हमारे साथ भी हैं, लेकिन अभी नंबर्स तो नहीं इन्होंने बताए कैसे, लेकिन ये दावे कर रहे हैं इस सिलसिले में कि जी हमसे भी राब्ते रखे हुए हैं। लेकिन जो हुकूमत होती है और जो CM या PM होता है उसके पास एक्सट्रीम अथॉरिटी होती है सूबे या मुल्क की लेकर, तो इसको देखते हुए अब अगर उस्मान बुज़दार साहब को हम देखें, इस सिटिंग CM, उनके पास फंड्स हैं, उनके पास ताकत है, हुकूमत है, मशीनरी है, तो ऑप्शंस क्या है उस्मान बुज़दार साहब के पास हिमसेल्फ के वो अपने लिए सूरत हाल को बेहतर कर सके? क्योंकि उनकी मुआवनत के लिए तो गवर्नर सिंध को पंजाब बुलाया गया, तो उस्मान बुज़दार साहब के पास कोई ऑप्शंस हैं जिस पे वो अपनी पोजीशन को बचा सकें अदर देन इमरान खान साहब की जो सपोर्ट है? देखिए, इस टाइम पंजाब से कोई ऐसी शख्सियत नहीं निकली, कोई ऐसा बंदा नहीं निकला जो कि उनके लिए जाके
बातचीत कर सके, अलीम खान साहब से जाके बातचीत कर सके ताकि उनको मना सके। पंजाब से देख लें कहीं से नहीं, बाहर से लेके आने पड़ रहे हैं, इवन खटक साहब रब्ता कर रहे हैं, तो सारे ये सूरत हाल है। ये सूरत है बुज़दार साहब ने अपने लिए क्या करना, उनके जो भी सूरत हाल है वो जो भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। इवन जब आते हैं लाहौर में प्राइम मिनिस्टर साहब जब आके उनकी चेयर करते हैं तो एक किस्म का होल्ड नहीं गया, तो वो सारे जाके लोग अरकान आते हैं कि जी हमारे काम नहीं हो रहे, उनके अपने अरकान आके सामने अगेंस्ट है। बिल्कुल जी, सारे बिल्कुल सारे इसीलिए अगेंस्ट है। एक तो वो शुरू दिन से पहले भी उन्होंने मुखालफत की और अब भी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को उनसे बहुत ही प्यार है और वो कहते हैं कि बहुत ही मासूम और जो कुछ खबरें आई जिसको बाद में हसन खावर ने डिनाई किया कि ऐसी खबरें नहीं हैं, जो परवेज़ इलाही साहब के हक में उस्मान बुज़दार साहब ने बात की, इवन परवेज़ इलाही साहब ने शुक्रिया भी अदा कर दिया कि आपने मेरे हक में बात की टू बिकम अ सीएम, लेकिन उसको डिनाई किया गया। आपके ख्याल में ये भी इस सारे सिलसिले का एक हिस्सा है कि उस्मान बुज़दार साहब अपनी पोजीशन, अपना कद प्राइम मिनिस्टर की नज़रों में बरकरार रखना चाहते हैं, या वाकई वो इतने बेबस हो गए कि उनको लगता है कि नाउ ही शुड गिव अप? नहीं, उनके लिए तो एक बड़ा टफ सिचुएशन है। उनको तो है कि जी सूरत हाल देखें, उसके बाद खामोशी हुई है, वो बस सिर्फ पॉलिटिकल बयान ना फेस कर रहे हैं मीडिया को। अगर कोई उनमें होती, उन्होंने काम अगर हो तो मीडिया के सामने आके अपने आप को डिफेंड करें, ये करें, बातचीत करें, इस तरह जो सूरत हाल है डेवलपमेंट के काम किए हैं तो इस मौके पर दिखाते हैं, जो जाके अपोजिशन को अपने अरकान को साथ में लाते हैं। इस वक्त ये शो पावर शो करने का वक्त है, लेकिन वो उन्होंने उनकी जानब से अभी तक कोई ऐसा शो नहीं किया गया, जबकि दूसरे चंद दिन पहले वो करते थे जाके अरकान को फंड जारी किए। इस तरह जब पहले उनके खिलाफ मूव चल रही थी तो बड़े फंड्स उन्होंने जारी किए थे। अच्छा, तो अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके पास एक ऐसे हैं कि जिनके साथ वो मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। इस वक्त आपको किस हद तक इम्कान नज़र आ रहा है, अलीम खान का नाम चूँकि बहुत इस्तेमाल हो रहा है कि वो हो सकते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी रिजर्वेशन शो की हैं, जस्ट उस्मान बुज़दार साहब की रिजर्वेशन काफ़ी होगी कि अलीम खान साहब या तरीन ग्रुप का ऐसा कोई मेन आदमी सामने ना आए, या फिर कुछ और भी करना होगा? चूँकि बज़ाहिर यही लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब की महज रिजर्वेशन काफ़ी नहीं होगी। अगर वो सीएम के ओहदे से हटते हैं तो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर नहीं रहेंगे, वो महज एक एमपीए होंगे, क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इतना तगड़ा नहीं है और अभी भी प्रेजेंस भी इतनी तगड़ी नज़र नहीं आती। हाँ जी बिल्कुल, उनकी इतना तो असर और रसूख तो उनका नहीं था। ये तो जब प्राइम मिनिस्टर बनने, वो सीएम बनने के बाद ही, पंजाब बनने के बाद, तो वो जो सूरत हाल है उसके बाद देखें उनको जितना भी प्रमोट किया गया, वसीम अकरम प्लस कहा गया कि इनके देखें जी इनके क्या काम है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, उनकी इतनी जो कहते हैं अपने उसको कहते हैं इनकी क्या कहते हैं, उनको इतना डेवलप करने की कोशिश की जाती है, उनको इतना प्रमोट किया जाता है कि बताया जाता है कि बुज़दार जो काम कर रहा है वो किसी को नज़र नहीं आता, पता नहीं चलता, मीडिया फ्रेंडली नहीं है, इसलिए लोग उसको सामने नहीं लेके आते। तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब तो हर तरह कोशिश करते हैं कि अपने बचाएं। कल भी वो यही कह रहे थे कि बुज़दार ने जितना काम किया वो किसी को पता नहीं चला। आपको पता है इलियास साहब वो काम हाँ जो जी, उन्होंने किया, आपको काम पता है? बतौर साहब होते तो बिल्कुल वो ही है। अंडरपास वगैरह जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लाहौर में जो है बाहर बनाए, अगर पता हो तो दिखाते हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब जब करते थे, जब सीएम थे, वो बताते थे, साथ में ब्रीफ करते थे, बताते थे। और डेवलपमेंट के काम लाहौर की सड़कों को आपको देखा होगा, पता चला। बल्कि हम तो उधर बिहाड़ी वाली साइड पे, मुल्तान वाली साइड, दूसरी जगह पे गए, उधर पता चला कि डेवलपमेंट के काम हुए। तो पंजाब में जब पैसा लगता है, काम होता है, लोगों का रोजगार बढ़ता है और आमदन का जो लेवल बढ़ता है ना, गुर्बत कम होती है, वो पता चलता है। साकिब, आपसे इन दी एंड हमारी इस सेशन का हमने इख्तिताम करना है। आज क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज प्लान है इस्लामाबाद के अंदर? कौन से अहम रहनुमा एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं? कोई अहम डेवलपमेंट? वैसे प्राइम मिनिस्टर तो कराची जा रहे हैं, लेकिन आपके पास इस्लामाबाद के हवाले से कुछ भी ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें फॉर टुडे? जी, आज सबसे जो अहम मीटिंग है वो होगी चौधरी शुजात हुसैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान। कल जो है वो चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजलुर रहमान के घर पर गए थे और आज जो है वो जाएंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के घर पर, और वहाँ पर जो है तमाम तर जो तरीक़े अदम इत्मीनाद के बाद जो सूरत हाल है उसके ऊपर उनसे गुफ्तगू की जाएगी। इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि पहले हमने देखा कि जितनी भी इस मुल्क की पॉलिटिक्स है, चाहे वो अपोजिशन से हो या हुकूमत से, वो चौधरी बरादरान के घर जो है वो लाहौर में गई, लेकिन चौधरी बरादरान ने जो है वो किसी एक जानिब अपना क्लियर फैसला करने में जो है वो ताख़ीर कर दी है, जिसके बायस उनको अब इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है कि अब चौधरी शुजात हुसैन खुद जो है वो इस मैदान में आ गए हैं और परवेज़ इलाही जो है वो थोड़ा उनको पीछे किया गया है। चौधरी शुजात हुसैन जो है कल उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से
सारी गुफ्तगू की है। आज वो जरदारी से करेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे। ठीक हो गया साकिब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस्लामाबाद के अंदर से जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से भी बताया। कल जो जलसा इख्तिताम पजीर हुआ, मार्च इख्तिताम पजीर हुआ, उसके बारे में आपके इलियास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप पॉलिटिकल सिचुएशन पे कमेंट कर रहे थे। क्या होगा इस हांडी के अंदर, उबाल आया है, कितने और उबाल आएंगे, क्या ये हांडी बिल्कुल उबल जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आप, कल हमने वैसे बड़ी तफसील के साथ बात की थी, कल विमेंस डे भी था, तो हमने मुख्तलिफ ख़वातीन ऐसी आपके सामने रखी थी और पूरा साल ही इनफैक्ट हमारे शो का तो खासा है, हम बुलाते रहते हैं। आज भी हमने एक ऐसी यंगस्टर को मदऊ किया अपने शो में जो कि बड़ी बासलाहियत है, रॉक क्लाइंबिंग करती हैं, कई अवार्ड्स जीत चुकी हैं और इस एडवेंचर स्पोर्ट के अंदर रिपोर्टली 2 दर्जन से ज़ायद मुकाबले इन्होंने अपने नाम किए हैं। रिसेंटली TDCP और पाकिस्तान एडवेंचर क्लब के ज़ेर एहतमाम जो एक तकरीब असनाद हुई, तकरीब तकसीम असनाद हुई, उसके अंदर भी इनको प्राइज़ दिया गया, उसको भी इन्होंने विन किया। सो इस वक्त हमारे साथ इकरा जिलानी रॉक क्लाइंबर स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। आप ये विजुअल्स भी देख सकते हैं जो इनकी गेम के हैं, वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। सो इकरा को फॉर्मली वेलकम भी करते हैं। इकरा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हैं आप? So much. I'm good. आप कैसे हैं? कैसा रहा आपका लाहौर, कैसा जा रहा है? वैसे यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद, राइट? Yes, I'm from Islamabad. It was good. Alhamdulillah. I had fun yesterday. जबरदस्त। अच्छा इकरा, सबसे पहले तो अपने इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से बताएं। रॉक क्लाइंबिंग ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल काम है और इसका शौक कैसे हुआ? अब चूंकि रिसेंटली आपने जो मुकाबला जीता उसके हवाले से भी बताओ। एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक जो है आप कहेंगे मेरा, इट रन्स इन माय ब्लड। मेरी पूरी फैमिली, माय फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, एवरीवन's into some kind of sports. तो ये इनहेरिट कर लिया। इसके अलावा कल जो कंपटीशन हुआ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए। इट्स a very good thing for everyone, every woman I guess. इंटरनेशनल वुमेंस डे को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है, ये काफ़ी फ़ख्र की बात है पाकिस्तानियों के लिए। और बाकी TDCP और एडवेंचर क्लब ने काफ़ी अच्छा कंपटीशन पुटअप किया, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे और लोग जब स्पोर्ट्स में आते हैं तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता है। लड़कियां स्पेशली अब आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। अच्छा, रॉक क्लाइंबिंग के अलावा भी कोई स्पोर्ट है जो आप करती हो? ऑब्वियसली इट्स अ फिजिकल स्ट्रेंथ काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल, मैं रॉक क्लाइंबिंग के अलावा बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलती हूँ एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन UAE इन 2017। अच्छा, हमें तो ये रॉक क्लाइंबिंग या पाकिस्तान में जिस तरह का लोग लेके चलते हैं, महज शौक लगता है कि शौक के लिए आप कर लें, प्रोफेशनली नहीं लगता है। मतलब ऐसा फील कि शायद प्रोफेशनली नहीं होता, ये नहीं हो सकता। आप चूँकि कर रही हैं, तो क्या आप उस सतह पे प्रोफेशनली कर रही हैं कि आप इंटरनेशनली भी कर सकती हैं? और पाकिस्तान में इसका स्टैंडर्ड क्या है, ट्रेनिंग्स वगैरह का, इक्विपमेंट का क्या स्टैंडर्ड है? बिल्कुल, पाकिस्तान में बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग मौजूद है और हमारी ट्रेनिंग उस लेवल की है कि हम इंटरनेशनली अगर खेलना चाहें तो हम खेल सकते हैं और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में खेलेंगे भी। इसके अलावा इक्विपमेंट अब पाकिस्तान में जाके काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए भी अब लोग हैं जो आउटसोर्स करके आपको दे देते हैं। तो इज इट एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट? अगर आप सिर्फ स्पोर्ट की बात करें तो इट्स नॉट एक्सपेंसिव, मगर आप अगर उसमें इक्विपमेंट, उसका पूरी किट वगैरह इंक्लूड कर दें तो इट इज़ एक्सपेंसिव। अच्छा इकरा, किस तरह की ट्रेनिंग होती है? ऑब्वियसली लड़कियों के हवाले से मुझे लगता है ये आपने जो वॉल क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग है, इट्स समथिंग वेरी फिजिकल, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होनी चाहिए और लड़कों के हवाले से स्पोर्ट को एसोसिएट किया जाता है। सो अपनी ट्रेनिंग्स के हवाले से बताओ, किस तरह की ट्रेनिंग होती है और कितना टाइम आपने ट्रेनिंग की और कितना अर्सा हो गया आपको इस रॉक क्लाइंबिंग में? मैं तकरीबन 2009 से ये गेम खेल रही हूँ, ठीक है। आई वाज 11 years old when I started this. इसकी बेसिक जो मेन ट्रेनिंग है दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि इसमें सारा काम जो है आपके काफ मसल्स का है और आपके फोर आर्म्स का है। बिकॉज व्हेन यू हैंगिंग तो आपका सारा जो वेट है आपका अपना, वो आपके अपने बाजुओं पे होता है, ठीक है। तो इसकी ट्रेनिंग हम करते हैं, बिल्कुल हम वीक में 3 days ट्रेनिंग करते हैं, डिफरेंट रूट्स पे जाते हैं, अपनी ट्रेनिंग को खुद ही मुश्किल बनाते हैं ताकि हम और जो है मतलब बेहतर हो सकें। एग्जैक्टली, ठीक हो गया, ठीक है। इसके लिए एक तो ये जो आप शायद इस्लामाबाद में जो ट्रेनिंग कर रही हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि एक नेचुरल एटमॉस्फेयर भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप नेचुरल जगहों पे जाके करें एंड देन यू कैन गेट योरसेल्फ मोर ट्रेन। तो इस्लामाबाद वगैरह में या नॉर्दर्न एरियाज़ में कहाँ पे कोई ऐसी जगह हैं हमारे पास, या कोई हुकूमती सपोर्ट भी मौजूद है? TDCP को या पाकिस्तान एडवेंचर क्लब को भी हम जिक्र कर रहे थे, हमारे पास कुछ ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पे इसको बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस किया जा सकता है? बिल्कुल, इस्लामाबाद में तो काफ़ी सारे वेन्यूज़ है, बिकॉज आपको पता है वो वैसे ही एक माउंटेन्स सब के बीच में है, तो मरगला हिल्स वगैरह, शादरा विलेज, सैदपुर विलेज। इसके अलावा हमारे पास पंजाब में चिनाब रॉक्स के नाम से रॉक्स हैं,
चिनाब रिवर के पास, हम वहाँ भी जाके कर सकते हैं। अच्छा। नॉर्थ की जैसे आपने बात की, नॉर्थ में काफ़ी हैं रॉक्स, लेकिन वो थोड़े इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं, काफ़ी प्रो लेवल पे आ जाते हैं। उनको ट्रायंगो टावर्स के नाम से नाम है उनका। ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ में तो आपके प्लान्स क्या हैं इसको लेकर? आपने महज इसको ऐसे ही रखना है या फिर कोई बड़ा गोल है? इंटरनेशनली नहीं, मेरा मेन गोल तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना है। इसके अलावा नाउ वी आर वर्किंग कि हम कोई एक्सचेंज प्रोग्राम्स डेवलप करें जहाँ पे अब्रॉड से भी क्लाइंबर्स आएँ और हम भी वहाँ जाएं, वो आके हमें सिखाएं, हम जाके उनको सिखाएं। अच्छा, ये लड़कियों के हवाले से बताओ, कितनी आप चूंकि आपने कहा कि आप 11 साल की उम्र से रॉक क्लाइंबिंग कर रही हो, तो कितनी लड़कियां बच्चियां इस स्पोर्ट के अंदर हैं और कितनी इंकरेजमेंट है आपकी ट्रेनिंग स्टाफ को लेके, आपके कोचेस को लेके? जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो ऑनेस्टली बहुत कम लड़कियां थीं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैंने आपको बताया कि अब पाकिस्तान में रिकग्नाइज करना भी शुरू कर दिया है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्पेशली फॉर द वुमेन एंड द गर्ल्स, तो अब काफ़ी लोग इस चीज़ में आगे आ रहे हैं। एंड मोस्टली गर्ल्स जो एक दफ़ा कोई कॉम्पिटिशन विन कर लें, दे आर मोटिवेटेड टू प्ले मोर गेम्स, तो वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं। आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ट्रेनिंग एडवेंचर क्लब ऑफ पाकिस्तान, तो मेरा खुद भी यही होता है कि अगर कोई एक दफ़ा आ गया है तो मैं उसको इनकरेज करूँगी वो दोबारा आए, सीखे और आगे पार्टिसिपेट करें। क्या होती है बेसिकली इसमें? बेसिक टेक्निक आप कह लें कि आपका माइंड बिल्कुल, बिकॉज देखिए अगर आप आर्टिफिशियल वॉल पे क्लाइंब कर रहे हैं तो आपके सामने होल्ड्स लगे हुए हैं, लेकिन आपने उनको पकड़ने के लिए भी देखना है कि अगर मैंने एक राइट हैंड पकड़ लिया तो मैंने अपना पैर कहाँ रखना है, ठीक है। एंड इफ आई एम नॉट प्रेजेंट, मैं नहीं सोच रही, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करी, तो आई वॉन्ट बी एबल टू प्ले इट। रॉक में भी यही होता है, रॉक में आपने खुद से होल्ड्स ढूंढने होते हैं। रॉक में तो आपका जहाँ भी एक उंगली भी अगर फंस जाए तो आप फंस के उसको ऊपर चढ़ जाएं, लेकिन बस यही है कि यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द गेम, ऑन द पिच, फोकस्ड। एग्जैक्टली। इसमें एज कितना मैटर करता है? आपने चूंकि यंग एज से शुरू किया, क्या वाकई यंग एज से शुरू करेंगे तभी हो पाएगा या किसी भी उम्र के हिस्से में यू कैन बी अ रॉक क्लाइंबर? ऑब्वियसली अगर आप यंग एज से शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप किसी भी एज में रॉक क्लाइंबर बन सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द राइट ट्रेनिंग, राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप तो ये जो आपका ओलंपिक्स वाला प्लान है जिसकी तरफ आपने हमारी तवज्जो दी, इसके लिए फिर आप क्या कर रही हैं? इसके लिए क्या कहना चाहिए, किन लाइंस के ऊपर काम कर रही हैं? अभी एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरनेशनल रूट के ऊपर और सीख रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। इंशाल्लाह देखें आगे फिर कोई ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर या इस स्पोर्ट के हवाले से जिसको आप देखती हो, जिसको आप आइडियलाइज करती हो? एक थे प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे 3 years ago, उनका नाम जूनिया था। ठीक है। ही वाज माय इंस्पिरेशन। ज़बरदस्त। तो बहुत सारी यंग गर्ल्स इस वक्त आपको देख रही हैं इकरा, और जो चाहती हैं कि वो किसी भी तरह के स्पोर्ट में आएँ और ख़ुद को अब जो कह लें अपनी स्ट्रेंथ को और लड़कों के साथ जिस स्पोर्ट को एसोसिएट किया जाता है उसमें अपनी सलाहियतों का लोहा बनना है, उन तमाम लड़कियों को क्या मैसेज देंगी? और स्पेशली अपने घर वालों को भी कुछ कहें क्योंकि उन्होंने आपको इतना इनकरेज किया। घर वालों का तो आई थिंक सबसे ज़्यादा उन्हीं को क्रेडिट जाता है क्योंकि उनका ही सपोर्ट है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का, कि वो मुझे किसी चीज़ से रोकते नहीं है, डराते नहीं है, बस मुझे कहते हैं कि कर लो जो भी करना है। और लड़कियों के लिए मेरा ये मैसेज है कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं, जो भी करना चाहे कर सकती हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने पेरेंट्स का जो कि जिक्र किया, तो अक्सर जो मदर्स होती हैं वो ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों को रोकती भी हैं, उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, चूँकि चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, तो अम्मी नहीं कहती कि मत किया करो ये? नहीं, अम्मी बिल्कुल नहीं कहती। अच्छा, बेसिक ये जो गेम है ना, इसमें हम सेफ्टी के बगैर कुछ भी नहीं करते हैं, हमारी सेफ्टी जो है हमारी मेन प्रायोरिटी होती है। और मेरी अम्मी बिल्कुल मुझे कुछ नहीं कहती, उल्टा उनको अगर मैं साथ ले जाऊं तो वो मेरे साथ। और हमारे पाकिस्तान में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वैसे हैं जैसे बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, आपने बताया आपकी फैमिली में भी दीगर स्पोर्ट्स में है लोग, को किस तरह के स्पोर्ट्स है जो आपके घर वाले भी करते हैं? बेसिकली माय फादर इज एन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, तो उनकी तो एडवेंचर स्पोर्ट्स चलती रहती हैं। इसके अलावा माय ब्रदर वाज अ नेशनल स्क्वॉश प्लेयर एंड माय सिस्टर वाज अ नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, शी रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन इंडिया एज वेल एंड अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। जबरदस्त, यानी कि इट रन्स इन योर ब्लड और आप माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम कर रही हैं। इकरा, वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आपके जो ओलंपिक्स को लेके प्लान है आप उसमें ज़रूर कामयाब हों और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। जलारी हमारे साथ मौजूद थी जनाब, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो अभी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब और उसके साथ साथ TDCB की जानिब से जो एक कोलैबोरेशन से कंपटीशन हुआ वुमेंस डे के हवाले से, उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें मेडल जीता, तो उनको हम मुबारकबाद भी दे रहे थे, उनसे बात भी कर रहे थे और साथ साथ उनका उनकी फैमिली की सपोर्ट उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो अपनी बच्चियों को ज़रूर सपोर्ट करें कि वो किसी भी तरह का स्पोर्ट अडॉप्ट करना चाहती हैं, उसको खेलना चाहती हैं, एक्सेल करना चाहती हैं, तो आपकी इंकरेजमेंट के बगैर वो कुछ नहीं कर सकती। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। याद होगी आपको ये लाइंस। पुरसोज आवाज़, दिलगीर अंदाज और मुनफरिद तर्ज गाने का। इसके मालिक थे फो गुलकार पठान खान, जिनको मद्दाहों से बिछड़े आज 22 बरस बीत गए। उनको गरीक़ रहमत करे, बहुत बड़े गुलकार थे, हमने उनको याद किया। और ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अब से कुछ देर पहले ISPR ने 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोमो रिलीज़ किया है, ऑफिशियल प्रोमो रिलीज़ किया है। आपको वो दिखाते हैं। विद दैट ब्रेक भी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। वी हैव अ लॉट टू शेयर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो सोशल टॉलरेंस के हवाले से है। इसका सबसे बुरा जो मुजाहरा हमें नज़र आता है वो सड़कों के ऊपर होता है। अब आप कहेंगे कि जब भी हम बात करते हैं वो हम रोड ट्रैफिक या सड़कों की बात क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा वास्ता बहुत ज़्यादा पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स दूसरे को स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। जब आप थोड़ी सी कुर्बानी, और वो कुर्बानी भी नहीं होती, आपने 1 सेकंड रुकना है, गाड़ी टर्न कर ले, एहसास करना है। इनफैक्ट रुके भी ना, एहसास कर लें, अगले को एहसास हो जाए। और मैंने तो यहाँ तक लोगों को, अच्छा ये नहीं कि सभी ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख्याल भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की भी है जिनको बस गुजरना है। अच्छा, मेरा एक और कंसर्न है इमरान, और वो ये कि जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स का है वो उस हिसाब से डिजाइन नहीं होता कि हमारे यहाँ जो पैदल चलने वाला है वो बेचारा कहीं भी रोड के दरमियान में से क्रॉस करने पे मजबूर है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो रोड्स पे ड्राइवर्स होते हैं या गाड़ियां जारी होती हैं, उन पैदल चलने वालों को भी रास्ता देने को तैयार नहीं होती। तो खवातीन को भी मैंने देखा है, बाज़ औक़ात खवातीन अबाया पहने होती हैं या बड़ी उम्र की भी होती हैं। अबाया की मिसाल मैंने इसलिए दी है क्योंकि उसमें चलने में थोड़ी मुश्किल होती है, आप तेज रोड क्रॉस नहीं कर सकते। आई थिंक आपका कुछ नहीं जाता अगर आप थोड़ा गाड़ी दूर ही रोक लें और आपकी वजह से पिछले लोग भी रुक जाएं और थोड़ा रास्ता दे दें। ये एहसास करके तो देखें। इससे आपको पहला फायदा ये होगा कि आपको एक इंटरनली एक खुशी होगी। दूसरा आपको फायदा ये होगा कि जो चलने वाला है वो भी आपको दिल से दुआ देते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाएगा आपके बारे में। तो उससे मे भी कोई काम जो आपका अच्छा ना होने वाला हो उस दुआ से बेहतर हो जाए। सो टेक इट दैट वे, एक पॉजिटिव नोट से अपने दिन का आगाज करें तो अच्छा होगा। खैर, हम पॉजिटिव नोट से तो हमने आगाज नहीं किया था, इन्होंने बिलावल की स्टेटमेंट मैंने क्या बात की थी, पॉजिटिव बात थी, वो नेगेटिव क्या था? आप जैसे लोग नेगेटिविटी फैला रहे, मैंने बहुत पॉजिटिव बात की थी। भाई क्या हो गया, अगर उन्होंने कह दिया कान पे टांग रही है तो मुश्किल हमारे मुंह से भी कुछ स्लिप हो ही जाता है। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह ना करे हमारे मुंह से ऐसा कुछ स्लिप हो। बाय द वे, कान पे टांग रही है जैसा। प्रोग्राम का इस हिस्से को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं टॉप ऑफ द लाइन स्टोरीज इस घंटे के अंदर हमारे पास क्या है आपके लिए। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में उफेरा फैज बताएंगी बाबा लाहौर सर गंगा राम की समाधि के बारे में, और आपको मिलाएंगे सलाहियतों से मालामाल होनहार पाकिस्तानी बच्ची आयला ज़ैनब से। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफेरा फैज आज हमें लेके जा रही हैं, सर गंगा राम की समाधि के हवाले से बता रही हैं। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज। नाज़रीन, लाहौर जिन इमारतों पर घमंड करता है, पंजाब में जो सरसब्ज फसलें लहरा रही हैं, ये सब सर गंगा राम की मरूने मिन्नत हैं। अगर सर गंगा राम को माहिर तामीरात, माहिर ज़रात, समाजी कारकुन, राय बहादुर और बाबा लाहौर कहा जाए तो बेजाना होगा। आज मैं मौजूद हूँ सर गंगा राम की समाधि पर, तो आइए इंसानियत के लिए सोज़े दिल रखने वाले और जदीद लाहौर के बानी सर गंगा राम के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनम इफ्तिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन यूनिवर्सिटी। मुझे सबसे पहले मैम ये बताएं कि सर गंगा राम तारीख का कितना बड़ा नाम है? सर गंगा राम हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। अगर हम सर गंगा राम की बात करें तो वो एक माहिर तामीरात थे, सिविल इंजीनियर होने के अलावा वो ज़रात के भी माहिर थे। अच्छा। फिर इसके अलावा कॉलोनियल पीरियड में अगर हम देखें, लाहौर को ओल्ड लाहौर से, तामीरात के हवाले से ओल्ड लाहौर से मॉडर्न लाहौर में कन्वर्ट करने में सर गंगा राम का बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो किरदार है। अच्छा। इसीलिए तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा इन कंस्ट्रक्शंस के प्रोजेक्ट्स के अलावा
सर गंगा राम ने लाहौर के लिए जो है पानी की आपाशी और निकास के भी बहुत से मंसूबे मुतारिफ करवाए थे। ठीक है। सादत हसन मंटो ने अपनी एक किताब में गंगा राम का एक वाकया तहरीर किया था, वो वाकया क्या था मुझे और मेरे देखने वालों को बताएं। बिल्कुल, सादत हसन मंटो ने अपनी किताब स्याह हाशिए में जो है ये वाकया बयान किया है। बेसिकली ये तकसीम हिंद के दौरान की जो है बात है, जिसमें 1947 में एक हजूम जो है उसने जुलूस निकाला था माल रोड के ऊपर। अच्छा। और उस हजूम कुछ थोड़े ही देर के बाद वो हजूम जो है वो मुश्तिल हो गया और इसी दौरान उन्होंने सर गंगा राम का स्टैचू जो है उसको डिसफिगर करने की कोशिश की थी। ठीक है। इसी दौरान पुलिस आ गई और पुलिस के साथ झड़प में वही शख्स जिसने जूतों का हार पहनाया था वो जख्मी हो गया था। अच्छा। तो फिर उसको ये कहा गया कि गंगाराम हॉस्पिटल मरहम पट्टी के लिए उसको जो है वो ले जाया जाए। तो इसी तरह से जो है हम देखते हैं कि सर गंगा राम या उस शख्स की लेगेसी ही काम आई थी जिसके मुजस्मे को जो है डिसफिगर करने की कोशिश की गई थी। फिर इंसानियत के काम उन्हीं की ही लेगेसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लाहौर में सर गंगा राम ने कौन कौन सी इमारतें तामीर करवाई थी? लाहौर में सर गंगा राम की तामीर करदा इमारतें बहुत ज़्यादा, उनकी एक लिस्ट है। जैसे लाहौर म्यूज़ियम, उसके अलावा जनरल पोस्ट ऑफिस। अच्छा। उसके अलावा जो है लाहौर हाई कोर्ट भी सर गंगा राम ने तामीर किया था। ठीक है। इसी तरह से जो है सर गंगा राम ट्रस्ट है जो माल रोड पे वाक़या है। अब करंटली उसको फजल दीन जो है वो मेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर उसके अलावा गंगा राम हाई स्कूल जो कि अब लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से लेडी मैकलिगन गर्ल्स हाई स्कूल सर गंगा राम ने बनाया था। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, इसके अलावा एचिसन कॉलेज, उसके साथ साथ जो है ऑब्वियसली मॉडल टाउन जो कि अब मॉडर्न लाहौर को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉडल टाउन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज भी अगर हम जदीद लाहौर की आबादियां देखें तो मॉडल टाउन उसमें अपना कोई सानी नहीं रखते। सर गंगा राम ने मॉडल टाउन की टाउन प्लानिंग में इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा था कि खुले और कुशादा जो है घर बनाए जाएं। बिल्कुल, हमें बड़े बड़े घर देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप अभी भी देखें तो मॉडल टाउन में कोई भी घर 1 कनाल या 2 कनाल से कम का नहीं होगा। अगर हम सर गंगा राम की कंस्ट्रक्शन का पैटर्न देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म 10 ब्लॉक का जो है वो एक मंसूबा डिज़ाइन किया था मॉडल टाउन की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। वेंटिलेशन का प्रॉपर वहाँ पे बंदोबस्त था। फिर इसी तरह से जो कमरों की छतें थी वो बहुत ऊंची थी। ठीक है। ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। उसके साथ साथ वुड वर्क जो है वो बहुत जो है नफीस किया गया था। ठीक है। तो नो डाउट मॉडल टाउन जो है वो एक मॉडर्न आर्किटेक्चर का बेहतरीन जो है वो मॉडल है। 1903 में सर गंगा राम ने हिंद हुकूमत की नौकरी छोड़ी थी। वो नौकरी क्या थी और छोड़ने की क्या वजह थी? वो नौकरी बेसिकली उनकी एज ए इंजीनियर ही जॉब थी। अच्छा, रिज़ाइन करने की एज स्पेसिफिक रीज़न जो है सिर्फ यही थी क्योंकि उनका ज़राअत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो चाहते थे कि वो ज़राअत में जो है वो अपनी जो है प्लानिंग करें और उसमें मुख्तलिफ जो है वो मंसूबे इंट्रोड्यूस करवाएं। बल्कि आफ्टर रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने ज़राअत में जो है वो सिग्निफिकेंट आइडियाज़ भी इंट्रोड्यूस करवाए थे और बहुत से मंसूबे भी इंट्रोड्यूस करवाए थे। अच्छा, ज़राअत की आपने बात की तो मेरे जहन में आया कि सर गंगा राम अपना एक ख्वाबों का एक गाँव बनाना चाहते थे, तो उस गाँव की क्या खास बात थी? सर गंगा राम ने रिटायरमेंट के बाद बल्कि उनको हुकूमत की तरफ से 500 एकड़ के लगभग कोई ज़मीन मिली थी। वो लायलपुर के करीब, जो कि उस वक्त का लायलपुर और आजकल का जो फैसलाबाद है, यहाँ पे मिली थी वो ज़मीन जहाँ पे उन्होंने वो एक गांव जो है बनाया था और उसका नाम गंगापुर रखा था। तो आए समाधि के अंदर चलते हैं। अच्छा, जैसे ही हम समाधि में एंटर होते हैं तो यहाँ पर उनके तमाम तर प्रोजेक्ट्स की तस्वीर जो हैं वो लगी गई हैं, जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने बनाए थे। अगर हम सर गंगा राम के बतौर ज़राई साइंसदान होने की बात करें तो ज़राअत के शोबे में उन्होंने कौन कौन से इनकलाब बर्पा किए थे? सर गंगा राम जो है वो माहिर तामीरात के अलावा एग्रीकल्चरिस्ट भी थे। अच्छा, उसमें ये अगर हम बतौर एग्रीकल्चरिस्ट उनकी जो है वो सर्विसेज देखें तो उसमें उन्होंने गवर्नमेंट से बाकायदा लीज पर 5000 एकड़ के करीब कोई ज़मीन थी जो उन्होंने गवर्नमेंट से लीज पे ली थी। ठीक है। और ये उस वक्त का मुनगमरी और आज का जो साहिवाल और रिनाला फोर्ट है उसके दरमियान ये ज़मीन थी जो। अच्छा,
और यहाँ पे उन्होंने आप पाशी के नए और जदीद जो है वो जो पॉलिसीज़ हैं या तरीके हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। ये जो ज़मीन उन्होंने लीज पे ली थी एक बंजर ज़मीन थी, जहाँ पे उन्होंने जदीद जो है मशीनरी के जरिए इसको काबिल काश्त बनाया था। ठीक है। और 3 साल के अरसे में जो है वो उन्होंने इसको जरखेज खेतों में बदल दिया था। अच्छा, तो घोड़ा ट्रेन जो है वो सर गंगा राम ने बनवाई थी, वो बनाने की वजह क्या थी और वो कहाँ से कहाँ तक चलती थी? घोड़ा ट्रेन बनाने की बेसिकली रीज़न यही थी कि गंगापुर गांव में हैवी मशीनरी जो है वो मंगवाई गई थी बाहर से खेतों की जो है वो काश्तकारी के लिए। अच्छा, उसमें चूँकि हैवी मशीनरी का जो है गंगापुर गांव तक आना बहुत मुश्किल था, तो इसके लिए फिर स्पेशल जो है सर गंगा राम ने घोड़ा ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये गंगापुर गांव को बचियाना से जो है वो कनेक्ट करती थी। और ना सिर्फ ये हैवी मशीनरी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हुई, बल्कि उसके बाद लोगों ने अपनी आमदोरफ्त के लिए भी इसको यूज़ किया था। तो सर गंगा राम जो थे वो इंसानियत के लिए सोज़े दिल रखते थे और उन्होंने इंसानियत के लिए बहुत सारे काम किए। आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये उनका ऑब्जेक्टिव एम था, हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों के लिए या इंसानियत के कुछ काम आ सकें। इस हिस्से में उन्होंने बहुत से ट्रस्ट बनाए थे। एजुकेशनल जो है वो इंस्टीट्यूशंस हमें नज़र आते हैं सर गंगा राम के बनाए हुए, और बल्कि गंगा राम हॉस्पिटल जो है वो सबसे बड़ी जो है वो एक लिविंग एग्जाम्पल है। बिल्कुल। और गंगा राम हॉस्पिटल की जैसे आपने बात की, तो वहाँ पे हज़ारों लोग हैं जो डेली बेसिस पे अपना इलाज करवाते हैं। जी बिल्कुल। तो आइए चलते हैं बाहर से, इस समाधि को देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि सर गंगा राम ने बेवाओं और यतीमों के लिए क्या क्या काम किए थे? सर गंगा राम ने अमन घर बनाया था बेवाओं के लिए। अच्छा। फिर उसके अलावा दस्तकारी स्कूल भी बनाए गए थे। अच्छा। उसके अलावा जो है यतीमों के लिए भी बहुत से जो है ऑर्फनेज सेंटर बनाए गए थे। इसी तरह से डिसेबल के लिए जो है वो उन्होंने प्रॉपर एक सेंटर बनाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर गंगा राम को उनकी इन्हीं खिदमात के सिलसिले में ख़ास तौर पे तामीरात के हवाले से उनको राय बहादुर का टाइटल भी दिया था। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। वेलकम। नाज़रीन, अब हमें ज्वाइन करने वाले हैं स्पोक्स पर्सन इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन आमिर हाशमी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज के इस दौर में सर गंगा राम जैसे शख्सियात की पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है? मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल के लिए बतौर एजुकेशन ऐसी शख्सियात का होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो सर मुझे ये बताएं कि सर गंगा राम जो थे वो इंसानियत के लिए बड़े नरम दिल थे, समाजी कारकुन थे, लोगों की बेलौस मदद भी करते थे। आप सर गंगा राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैंने बतौर तालिब इल्म जितना उनको पढ़ा है, जितना मैंने उनके बारे में सुना है, समझने की कोशिश की कि वो एक अजीम शख्सियत थी। बिल्कुल। देखिए, उनकी बनाई हुई इमारतें जो हैं वो सिर्फ इमारत नहीं है, वो एक हिस्ट्री है जो बोल के बता रही हैं कि हम क्या हैं, हमारी अहमियत क्या है, हमें किस मकसद के लिए बनाया गया। उसमें फलाही मंसूबे शामिल हैं, अवाम की खिदमात शामिल है। वो एक इंसान दोस्त आदमी थे। जब ये समाधि मिली थी तो किस हालत में मिली थी और कब मिली थी? आफ्टर 75 जब इसका कानून बन गया तो ये हमारे पोजीशन में आई। चंद साल पहले के कुछ सियासी मजबूरी लोगों ने, यहाँ पे क्रिमिनल लोगों ने कब्जा कर रखा था। अच्छा, यहाँ पे कब्जा हुआ था? कब्जा हुआ था। फिर आप लोगों ने यहाँ पे इसकी बड़ी बेहुरमती होती थी। अच्छा। और मनशियात बेची जाती यहाँ पे। हमने पुलिस की मदद से ना सिर्फ उनसे कब्जा लिया, यहाँ से जितने मनशियात होते उनको अरेस्ट करवाया। अच्छा। अगर आप तकरीबन पिछले साल आती जुलाई में हमने इसकी ओपनिंग देखते तो आपको शायद अब यकीन ना होता कि ये काम हुआ क्या है। सर मुझे ये बताएं, आप लोगों ने जब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, रिस्टोर किया, तो कितनी लागत आई थी इस पर? इस पे लाखों रुपए का खर्च हो चुका है हमारा। मजीद काम के लिए भी हमने फेडरल गवर्नमेंट को लेटर्स लिखे हैं, उनसे बजट मांग रहे हैं। और आइंदा भी जिसका बजट है वो लाखों से ज्यादा ही होगा। अच्छा सर, यहाँ पर जो लोग आते हैं, विजिटर्स आते हैं, उनकी आने की टाइमिंग्स क्या होती हैं और कहाँ से लोग आते हैं? देखिए जी, यहाँ पे भारत समेत दुनिया भर से जो है ना मेहमान आते हैं जो अपनी यात्रा पूरी दुनिया से मोस्टली वो अर्ली इन द मॉर्निंग आते हैं, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं यहाँ पे। और वो जब भी यहाँ पे आते हैं, पहले जब आते थे तो उनको प्रॉब्लम होती थी कि जी हमें, लेकिन अब जब वो आते हैं तो बड़े खुश होते हैं वो। इससे पाकिस्तान में मजहबी राबादारी को फरोग मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बेहद शुक्रिया। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट उम्मीदें पाकिस्तान का। जी हाँ, जिसमें हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे पाकिस्तानियों से करवाएंगे जिनको देखकर वाकई आपके दिल में उम्मीद और यकीन भी पैदा होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतरीन हाथों में है। देखते हैं आज क्या है हमारे पास इन उम्मीदें पाकिस्तान।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान। उम्मीद पाकिस्तान के हवाले से आज एक बहुत ही कमाल टैलेंटेड बच्ची है हमारे पास। मेरे साथ आयला ज़ैनब है जो कि मारूफ जर्नलिस्ट, मारूफ सहाफ़ी हसनैन जमाल की बेटी हैं। और हमने इस तरह आयला ज़ैनब से जब हम बात करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेरेंटिंग का कितना बड़ा किरदार है किसी भी बच्चे की परवरिश में। आयला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पिछले दिनों आप बहुत वायरल थी एक गाने के सिलसिले में। मैं चाहता हूँ कि हम जब बातचीत आगे बढ़ाएं, आपकी अम्मी भी आपके साथ हैं, तो इससे पहले अगर वो गाने का चंद बोल अगर आप सुना दें। भुल गई मजबूरी नू, दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बतेरा, पूरा कर जरूरी नू, आना सी ओ नहीं आया, रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा ते सहारा, ख्वाहिशात अधूरी नू, वारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे, मेरे ढोल जुदाइयां दे तेनू खबर कि वे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। बहुत शुक्रिया आयला। बात यह है नाजरीन कि जब कोई फ़र्द 50 या 60 साल की उम्र को पहुंचता है और अगर वो ज़हीन होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इंटरव्यू करने वाला वो कहता है कि इनकी बहुत सारी जहतें हैं, किस जहत पे बात किया जाए, बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो बात यह है कि आपकी शख्सियत की भी अभी इस उम्र में ही इतनी डायमेंशन है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपसे मौसीकी पे बात की जाए या आपका जो ई बिज़नेस वाला कारनामा है उस पर बात की जाए, या आपका जो मैगजीन आप निकालती है यूथ के लिए उस पर बात की जाए, या ये बहुत सारी चीज़ें। क्रेडिट किसको देंगी इतनी मल्टी डायमेंशनल जो आपकी पर्सनैलिटी है? ऑब्वियसली पेरेंट्स को, बिकॉज मोटिवेट उन लोगों ने किया, और क्या कहते हैं यही चीज़ दिमाग में रखते हुए कि यार क्या कहते हैं देयर पुटिंग इनपुट इट मी, थोड़ा सा रिटर्न में तो देना चाहिए ना। और फिर ऑब्वियसली एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस इंटरव्यू एज वेल के पेरेंट्स वांट एन ऑलराउंडर बच्चा, तो थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ, और लाइक उसके साथ साथ ही फिर एक्सप्लोर भी कर रही हूँ कि फ्यूचर में मैंने क्या करना है। तो ऑल ऑफ दीज एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक्चुअली हेल्प किया, तुमने किस फील्ड में जाना है, तो जिस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा इंशाल्लाह फ्यूचर में उसी में फिर उसको मैं सिलेक्ट करूँगी। तो ये मौसीकी जो है इस पे एनकरेजमेंट जो है आपको पापा की तरफ से ज्यादा मिली या मामा? दोनों की तरफ से, दोनों की तरफ से। बहुत तकलीफी और यस, फैशन तो आप थोड़ा बहुत उनसे सीखती ही होंगी। नहीं सीखती मतलब वो कमाल है, मैंने इंटरनेट से सीखा है वो बाबा से भी, यस, बट लाइक लेकिन है वो बहुत क्रिएटिव। हाँ जी बिल्कुल, लुक्स हैं और वो सारा। अच्छा ये बताएं कि जो आपका जो बेसिकली मौसीकी के वाले से कोई तरबियत का जो मामला है वो कहाँ से हासिल किया है या मैंने सीखा किससे? कॉर्नरस्टोन स्कूल में मैं होती थी अपने प्रीवियस स्कूल में, तो वहाँ मुझे मेरे म्यूजिक टीचर मिले थे सर आसिफ। आई वाज इन ग्रेड 5 उस वक्त ना, तो उस वक्त मैं बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक बच्ची थी, इंग्लिश गाती थी, उर्दू में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वहाँ से मुझे सर ने पकड़ा एंड ही इज लाइक बच्चे तुम उर्दू पे क्यों नहीं फोकस करती? फिर उन्होंने मुझे उर्दू प्रैक्टिस कराई बिकॉज ही सॉ पोटेंशियल। ऑब्वियसली जब एक बंदे को पता होता है किसी के अंदर पोटेंशियल है और वो उसी इंडस्ट्री से भी बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने वो तो निकालना था ना। तो फिर ही मेड मी प्रैक्टिस एंड फिर पता चला कि नहीं ये कर सकती है बच्ची। मम्मा पापा को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या कहते हैं मैं इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ और लाइक इसमें पोटेंशियल है। फिर उन्हें सिखाया, कॉम्पिटिशन्स पे भेजा, इस तरह कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ, फिर सीखा भी मैंने प्रॉपरली उनसे। तो बस फिर आप ये बताइए कि जब ये मतलब छोटी थी आपको ये पोटेंशियल अपने बच्चों में नजर आ रहा था शुरू में ही, और फिर आपने उसको कैसे सेव किया और बचा लिया? देखें शुरू से करूँगी कि जब हम बात करते हैं किसी भी बच्चे की, हमारे यहाँ ये एक समझा जाता है कि एक बच्चा जो है वो क्योंकि माँ ने उसको पैदा किया है या बाप उसकी जो है वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है या उसकी जो फ्यूचर के जो उसने गोल्स या करियर सेलेक्ट करना है उसमें आप जो है वो कम्प्लीटली एक जो है वो हक रखते हैं। ठीक है। जबकि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द फैमिली आई बिलोंग टू, वहाँ भी हमें ये आज़ादी थी शुरू से ये चूज़ करने की कि बच्चा चाहे जिस भी उम्र में हो उसको हर तरह की स्किल्स को सिखाया जाए, उसको हर तरफ, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एक बच्चा है ना वो सिर्फ आपकी औलाद नहीं है, वो एक पर्सनालिटी लेके पैदा हुआ है।
उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी कुदरती कुछ सलाहियतें हैं जो अल्लाह ने दी हैं, और कुछ वो हैं जो वो वक्त के साथ साथ पॉलिश करेगा। और जहाँ जो इसकी स्किल्स, शुरू में इसको पेंटिंग का शौक था, स्केचिंग का शौक था, हमने उस पर इंकरेज किया। उसके बाद इसको राइटिंग का शौक हुआ, हमने उस पर भी इंकरेज किया। फिर इसको एक बिजनेस स्टार्ट करने का शौक हुआ, हमने उस पर भी किया। और म्यूजिक तो साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इसने बताया कि इसमें स्कूल और म्यूजिक जो इनके टीचर हैं उन दोनों का बहुत बड़ा हाथ। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई बच्चा जो है उसकी तालीमी दरसगाह जो है वो बहुत अच्छी है, जिस तरह उन्होंने बताया, वो मतलब ठीक है, वो म्यूज़िक का भी वहाँ पे सिखाने का एहतमाम है, बाकी भी चीज़ें, क्रिएटिविटी है, बट वो बच्चा जब घर आता है तो वालिदैन जो हैं वो बुनियादी पेरेंटिंग से वाकिफ़ नहीं है, उनके पास वो स्किल्स नहीं है। तो ये कितनी अहमियत है, क्योंकि 16 घंटे तो उसने भारत बच्चे ने घर में रहना है और 6 घंटे यहाँ पे रहना है, तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन को मिलके काम करना, बल्कि इसका शायद ज्यादा वेट है। डेफिनेटली देखिए, उसके अंदर अवेयरनेस स्टिल अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो है वो हमारी इवन जो ये असल है, हालांकि ये बच्चे अब अगर हमसे कंपेयर किया जाए, सो दे आर मोर इंडिपेंडेंट एंड मोर क्रिएटिव। प्रॉब्ली वाई आई से मोर क्रिएटिव शायद इसलिए कि अब इनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अब का पेरेंट ये नहीं कह सकता कि हम इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या किसी और सोशल मीडिया से अपने बच्चे को दूर रख सकते हैं। आप दो काम कर सकते हैं, एक तो ये कि उसको प्रॉपर चैनलाइज करें ताकि वो उस मीडियम को अपनी सलाहियतें यूज़ करने के लिए यूज़ करें। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर आने से पहले आप अपने बच्चे की एक प्रॉपर काउंसलिंग करें और वो एतमाद दें उसे कि बेटे आप सोशल मीडिया पे आ रहे हो, बहुत कुछ हो सकता है, आपकी तस्वीरें टेम्पर हो सकती हैं, आपको कोई यू नो देयर अ लॉट ऑफ केसेस जिसके अंदर आपको बुली किया जा सकता है। सो अगर एज ए पेरेंट हम अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे आने से पहले ये कॉन्फिडेंस और ये जो है ना, जैसे कहते हैं ना, ये चीज़ नहीं सिखाएंगे कि बेटा वी आर द वन यू शुड कम टू। और दोस्ती की भी एक ऐसी सतह जहाँ पे अगर सोशल मीडिया के साथ उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम या कोई हो तो वो आपके साथ शेयर करें, बहुत एतमाद के साथ, सबसे पहले आपके साथ शेयर करें। आयला, ये बताइए कि आपने कोई मैगजीन भी यानी यूथ का वो भी स्टार्ट किया, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या it's named अफसाने, and we have this क्या कहते हैं, you can say punchline from change to adaptation। तो उसमें ये है कि जैसे हम सोशल इश्यूज कवर करेंगे और फिर यू नो एक सेक्शन सोशल इश्यूज के साथ ही फेमिनिज्म का आ गया, और फिर we have पूरी क्या कहते हैं पोइट्री वगैरह का सेक्शन जो मोस्टली इंग्लिश पे बेस्ड है क्योंकि उर्दू के कोई खास सबमिशंस आती नहीं है। फोटोग्राफी भी आ जाती है उसके अंदर, फिर आर्टिस्ट भी आ जाते हैं। उसके अलावा सबके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे मेरा जो मोस्टली सेक्शन होता है वो टॉप म्यूजिक का होता है और टॉप इवेंट्स का होता है जो आ रहे होते हैं। तो बस हम ट्राई करते हैं कि वर्सटाइल हो और लाइक सब कुछ कवर हो जाए, एंड वी हैव मंथली थीम्स एज वेल। तो बस और आपने एंटरप्रेन्योर बनने की वो क्या था इस बिजनेस से? वो शुरू हुआ व्हेन आई टुक बिजनेस इन ओ लेवल्स, क्योंकि साइंसेस वाली में बच्ची बिल्कुल भी नहीं थी एंड मैंने बिजनेस बिल्कुल वैसे ही लिया था कि चलो साइंस से जान छूटेगी। बट व्हेन आई गॉट यू नो आई डिग डीप इनटू दिस सब्जेक्ट, टीचर्स भी मुझे बहुत अच्छे मिले ओ लेवल्स में ना बिजनेस के, तो दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस, वहाँ भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और व्हेन आई गॉट टू नो कि नहीं यार ये सब्जेक्ट इज गुड एंड लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैं ये करना चाहूंगी, तो बस वहाँ से फिर बिजनेस का भी शौक पड़ा एंड आई हैव दिस गोल ऑफ यू नो स्टार्टिंग अ वेरी बिग एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस व्हेन आई ग्रो अप। तो बस क्या बात है। नाजरीन, आखिर पे मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि एक खूबसूरत सी चीज़ आपसे और सुने। अच्छा, मैडम नूर जहां, अरे 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 बाबरी चकोरी, उसका जस्ट वन स्टैंजा बिकॉज़ ऑब्वियसली पूरा गाने की औकात नहीं है। अच्छा, मिल के तुझे दिल में मेरे बजती है शहनाई, जनक जनक नाच उठी अब मेरी तन्हाई, चांद रात झूम के फिर लाई है किरणों के हार, बावरी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार, बावरी चकोरी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो डेड विकेट ने 5 दिन का खेल भी कोई फैसला ना कर सका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच बेनतीजा खत्म हो गया।
रावलपिंडी की फ्लैट पिच ने जो टेस्ट का सारा मजा है वो खराब कर दिया और सिर्फ बैटर्स ही चाह रहे। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में भी रन्स के अंबार लगा दिए और बगैर किसी नुकसान के 252 रन्स बना डाले। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने करियर की पहली सेंचुरी की, जबकि इमामुल हक दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करने वाले 10वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। जबकि मोहम्मद आमिर ने एक दिलचस्प तबसरा किया, ट्विटर पैगाम में कहा कि इस पिच पर बॉलर्स को घर चले जाना चाहिए और सिर्फ बैटर्स एक दूसरे के साथ खेल लें। लेकिन बहरहाल तीनों मैचेस की सीरीज का जो दूसरा टेस्ट है 12 मार्च से कराची में शुरू होगा। और उसके अलावा हमने डेविड वार्नर की आपको वीडियो तो दिखाई जो वो डांस की उनकी मूव्स पॉपुलर हो रही हैं सोशल मीडिया पर। तो ये ओवरऑल इस मैच का एक एनालिसिस है। और एक ये भी बात है इसमें कि हमें ये भी पता चला कि जो प्ले कार्ड्स आप लिखते हैं ना शायकीन आप लेके, क्योंकि 12 मार्च से कराची में भी तो हो रहा है ना, तो ये भी बड़ा आर्ट है जनाब। ये भी बड़ा आर्ट है कि दुनिया आपके प्ले कार्ड को फिर अपने ट्विटर पे और इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है वो उठाएं। खैर हमारे साथ जी इस वक्त मास्टर ब्लास्टर वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स इन पाकिस्तान यासिर हमीद साहब मौजूद हैं। खुद ज़बरदस्त टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, अभी भी लेजेंड्स के साथ खेल कर आए हैं और बड़ा ज़बरदस्त शारजा के अंदर हमने देखा, ये हमें एक्शन के अंदर नजर आया। यासिर वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? कैसा रहा आपका ट्रिप? सबसे पहले हमें बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रिप अच्छा रहा, जबरदस्त मजा आया। काफी अरसे बाद हाई प्रेशर क्रिकेट खेली है, तो बेसिकली ये लेजेंड्स की लीग थी। पाकिस्तान लेजेंड्स की टीम थी, इंडियन लेजेंड, बॉलीवुड स्टार्स और वर्ल्ड 11। तो टीमें इसमें ये थी कि बस रिटायर्ड प्लेयर थे, यंगस्टर नहीं थे, रिटायर्ड प्लेयर थे। लेकिन कुछ प्लेयर्स थे जो मतलब काफी सारे प्लेयर दिलीगढ़ थे, दिलशान थे और वर्ल्ड 11 से चमिंदा बॉस थे। इसके अलावा कपू देगरा वो थे, उनका नाम मुझे और भी इंडियन टीम में अजरुद्दीन थे, मुंगिया थे, सबा करीम वगैरह। अच्छा, सबा करीम, दो कीपर एक टीम के अंदर, वाह। अच्छा, लेकिन आपकी कुछ शॉट्स बहुत ही क्लासिक थी यार, बहुत ही समय तो बहुत मजा आ रहा था और हमें थोड़ा सा पुराना आपका टाइम याद आ रहा था। और इनको अलावा इमरान नज़ीर जो हमारे वो एग्जैक्टली बहुत मजेदार रहा, उनको भी देखना। इट वाज अ ट्रीट वाचिंग यू गाइस। तो उधर भी लग रहा था कि जोश जगादे चल रहा है आप दोनों जब खेल रहे थे, मजा आ रहा था देखें। अब थोड़ी सी यासिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली डेड विकेट है, जिस पिच की वजह से बहुत सारे जो कह ले इबहम पैदा हो गए कि ये क्यों मामला इतना अजीब सा हुआ, और जब बैटर्स ही बैटर्स छाए रहे, सिर्फ बॉलर्स के लिए इतनी सूटेबल नहीं रही। तो आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? देखिए, नॉर्थ साइड है ये, रावलपिंडी हो गया, पेशावर, ये एरियाज जो है ये नॉर्थ साइड कहलाते हैं। और यहाँ पे अगर पिच हार्ड हो तो उसमें बाउंस होता है और फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प होती है। बट ये थोड़ा सा वेदर मेरे ख्याल से थोड़ा सा ड्राई भी चल रहा था, या पिच बहुत ज्यादा हार्ड होती है जिसकी वजह से बैटिंग के लिए बड़ी सूटेबल थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा एडवांटेज था नो डाउट पिच में बैट्समैनों के लिए, बैटर्स के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, टेस्ट मैचेस में होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप 20 आउट ना करें टेस्ट मैच वो टीम जीत नहीं सकती। लाइक अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो उनको ऑस्ट्रेलिया के 20 आउट करने पड़ेंगे। तो 10 तो एक दफा कर दिए, लेकिन टाइम नहीं था। तो ये था कि बहुत ही मतलब थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड पिच नहीं थी, इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा क्रिकेटर्स को। यासिर, ये गलती है, इंटेंशन है, इसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि शायकीन तो आए, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टेस्ट क्रिकेट लोग कम समझते हैं या कम देखने जाते हैं, लोगों को ज़्यादा फास्ट क्रिकेट पसंद है। बट आई वंस अगेन से थैंक्स टू ऑल द क्राउड फ्रॉम रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदो नवाज से भी जो लोग आए, उन्होंने न सिर्फ क्रिकेट देखी बल्कि उसको बहुत इंजॉय भी किया और टेस्ट क्रिकेट को बहुत इंजॉय किया, पूरा दिन गुजारा वहाँ पे। तो ये इंटेंशनल था क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, इसमें किसी की गलती है? कराची में ऐसा क्या हम करें जिससे हमें बेहतर क्रिकेट देखने को मिले, बेहतर हाई स्कोरिंग मैच विद दैट, अच्छी विकेट्स भी निकले वहाँ पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद आई है, फिर पाकिस्तान में होम क्रिकेट वापस आई है। अभी तो हमारा क्राउड भी एक सेलिब्रेशन मोड में, ठीक है, सेलिब्रेशन का मूड है सबका, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नो डाउट अपने मुल्क में हमने क्रिकेट को सेलिब्रेट करना है और करते रहेंगे, बट जो मकसद है क्रिकेट का वो तो यही है कि यार रिजल्ट हो, अच्छी क्रिकेट हो। अब ये तो नहीं है कि यार टीम आई है तो बस हम टीम को लेके बैठ जाए और बस इस तरह की पिच बना दे, जो मर्जी अंदर हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। मतलब बैट्समैन जाते हैं बस खेलते ही रहे। कोई रिजल्ट के लिए इनको चाहिए कि थोड़ा सा, जाहिर है पाकिस्तान ने हमेशा से स्पिन पिचेस प्रोड्यूस की हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप घास छोड़ दो पिच पे, ठीक है, लेकिन घास छोड़ेंगे तो अपने लिए अजाब ढूंढेंगे। मिचेल स्टार्क है,
पैट केमिंस हैं और हेजलवुड है, वो तीनों जो है सीमर्स हैं और बड़े टॉप क्लास सीमर्स हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें एडवांटेज ये है कि हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं, तो हमें स्पिन पिच बनानी चाहिए। कराची में हम स्पिन पिच बना सकते हैं। हमें ये करना चाहिए, जितनी मुझे समझ है, कि आप इतना ज्यादा पिच पे रोल ना करें। ये हैवी रोलर है, उसको कम करें, ठीक है, और लाइट रोलर का ज्यादा इस्तेमाल करें। पिच की फाउंडेशन को इतना ज्यादा वो ना करें, मजबूत ना करें कि वो टूटे ही ना। अच्छा, यासिर, इसके साथ साथ मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को किस तरह से देख रहे हैं? इमामुल हक ने 2 सेंचुरी स्कोर की, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी स्कोर की। ओवरऑल अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें, किस तरह से इस पे आप कमेंट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इमामुल हक को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईच इनिंग 100 उन्होंने किया है टेस्ट मैच में, और कम बैक था उनका, और बड़ा हेड्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने जबरदस्त इनिंग्स खेली है। अब्दुल्ला शफीक बड़े गट्सी प्लेयर हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी अच्छी चीज़ ये कि वो मुश्किल कंडीशन में भी रन कर सकते हैं, पिच पे ठहर सकते हैं। ये हमारे थोड़े बैटर्स में ये सलाहियत कम नजर आई है हमें पास में, बट उनको हमने देखा कि जहाँ पे मुश्किल कंडीशन हो तो वो चैलेंज लेते हैं। जिस तरह बांग्लादेश में हमने देखा पिच ब्रेक और टर्न हो रहा था। टेक्निक अच्छी है उनकी, टेक्निकली साउंड है। बैटिंग तो हमें, और फिर बॉलिंग भी हमारी अच्छी है। वैसे ओवरऑल बैटिंग की आपने बात की तो ऊपर से 2 बैट्समैन की तो मतलब चांदी हो गई है। बैटिंग पिच है, ऊपर से फास्ट आउटफील्ड है, तो से सारे मजे। तो आप ये कह रहे हैं कि अजहर की चांदी हुई है? अजहर बहुत अच्छा खेले नहीं है, अजहर अली, उनकी चांदी हुई है, इतना बड़ा स्कोर उन्हें मारा एक इनिंग में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, अजहर अली ने आउट ऑफ द गेम काफी प्रूव किया पाकिस्तान के लिए। 15 सेंचुरीज है, वो क्रेडिट उनसे हम नहीं ले सकते। और उन्होंने इस इनिंग में भी सेंचुरी की है। थोड़ा सा नो डाउट थोड़ा स्लो खेले हम लोग। अच्छा, ओवरऑल हम अगर मैच देखें यासिर, फिर भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हमने आउट किए हैं। मतलब ओवरऑल तो विकेटें गिरी कम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा हमने उनके प्लेयर्स को आउट किया। हालांकि उनकी बैटिंग लाइन बड़ी स्ट्रांग है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो करंट बॉलिंग कॉम्बिनेशन बना है, दो कि ये कुछ मजबूरी वाला कॉम्बिनेशन है, हमारे कुछ प्लेयर्स अनफिट हैं जो कि खेल नहीं रहे, तो हमने ये एक सेकंड हैंड कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। अदर देन शाहीन, हमारे जो प्लेयर्स खासतौर पे पेस अटैक है या स्पिन अटैक है। तो आपको लगता है कि ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है, इसको आगे भी आजमाना चाहिए या नहीं मुतमईन आप इससे? नहीं, देखिए, बॉलिंग में तो मेरे ख्याल से 10 आउट किए हमने ऑस्ट्रेलिया के, और हमने उनको हमने जो स्कोर किया था उससे कम में आउट किया। इट मींस के हमने उन्हें चैलेंज दिया, ठीक है, हमने उन्हें चैलेंज किया। अभी भी मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को वो वाली फील नहीं है जो पाकिस्तान में स्पिनर्स जिस तरह के हम इनको एक चैलेंजिंग टाइम देते थे, पहले टफ टाइम दिया करते थे। तो वो चीज मेरे ख्याल दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल कि हमारे स्पिनर्स इस तरह उन्हें 200-250 में आउट करते हैं, तब जाके हम टेस्ट मैच जीतेंगे। अच्छा, बॉलिंग के ओवरऑल अच्छा ठीक है यासिर, क्विकली हम दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से कराची के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है विकेट को लेके? किसके लिए आपको लगता है, बैटर्स के लिए या बॉलर्स के लिए मददगार साबित हो सकती है कराची की जो पिच है? देखिए, कराची की जितनी क्रिकेट मैं खेला हूँ कराची नेशनल स्टेडियम में, तो वहाँ पे एक खासियत ये है कि आप सुबह के टाइम 2 घंटे जो है वो जरूर सीम स्विंग होता है, ठीक है। ये वहाँ पे मॉइस्चर होता है हवा में, वहाँ का वेदर है, और शाम में थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगर बिल्कुल बैटिंग पिच ना बनाए, थोड़ा सा पिच में बॉलर्स के लिए रखें, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है बड़ी तगड़ी साइड है, और वो आपको इतना, आप ये ना समझे कि आपने बॉलिंग पिच बनाई है तो आप बस आपके वो हो गए, आप एक सेफ जोन में चले गए, कंफर्ट जोन में चले गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको चैलेंज कर सकती है, तो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। उनके जो बॉलर है लायन, ही क्वालिटी बॉलर, उनको जहाँ पे स्पिन मिला वो जरूर जो है वो हमें चैलेंज करेंगे, और हमारे बैट्समैन को मुश्किल टाइम देंगे। अच्छा यासिर, आप खुद भी चूंकि रावलपिंडी में हैं, रावलपिंडी से हैं, और रावलपिंडी की क्रिकेट भी आपने बहुत खेली है, पिंडी क्रिकेट ग्राउंड को भी जानते हैं। पिंडी के क्राउड का रिस्पांस बड़ा शानदार रहा, और वर्ल्ड वाइड न सिर्फ प्लेयर्स ने, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने, बल्कि उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ आउटलेट्स हैं, स्पोर्ट्स आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, फोक स्पोर्ट है, क्विक इन्फो है, ESPN वगैरह, इन्होंने बड़ा प्रमोट किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। आप क्राउड के रिस्पॉन्स को कैसे देखते हैं पिंडी के, और कराची से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी क्राउड के हवाले से?
नहीं बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो थैंक्स टू एवरीवन कि उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स वेरी पॉजिटिव जेस्चर बाय मीडिया आउटलेट्स और जितने भी इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली मैं जो जर्नलिस्ट बाहर से आए हैं उनकी मैं ट्वीट्स वगैरह देखता हूँ या जो उनकी मैं एक्टिविटीज देखता हूँ उस पर बहुत खुशी हुई है। और पिंडी का क्राउड हो, पेशावर का क्राउड हो, लाहौर का क्राउड हो या कराची का क्राउड हो, ये तो जान डाल ही देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने क्राउड ने भी जान डाली है, ठीक है। बट देखिए इतने डेड रिजल्ट होने के बावजूद लोगों ने आगे अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखा। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक स्टार स्टडेड साइड है, ठीक है। डेविड वार्नर है, रिचर्ड स्टार्क है, स्टीव स्मिथ है। तो लोग दे वांट टू सी देयर। चलिए वी होप कि अच्छी क्रिकेट हो और अब आप लाहौर जल्दी से आएं, फिर आपको नाश्ता भी और आपको हम लाहौर स्टूडियोज़ में इनवाइट करेंगे यासिर, यहाँ पे आपसे ज़रा ज़्यादा गपशप लगेगी। थैंक यू वेरी मच, आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन किया और अपना तज्जिया हमारे सामने रखा जी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, इनफैक्ट मौजूदा क्रिकेटर भी यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद थे और वो अपना तज्जिया सामने रख रहे थे। क्राउड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और क्राउड ने वो रोल प्ले किया है अब तक इस सीरीज को लेकर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के इख्तिताम की जानिब आ रहे हैं और आखिर में जाते जाते खुशी बट हमें ज्वाइन कर चुकी है। खुशी में एक्सरसाइज बताएंगी। हेलो खुशी, क्या हाल है? आई एम गुड, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। खुशी क्या बताने वाली हैं आज आप? कुछ आज प्लेजेंट मौसम के अंदर जब मौसम बदल रहा है तो कुछ अच्छी आई हेट दिस वेदर, बहुत अजीब सा वेदर हुआ है, आई डिडंट लाइक इट। सो गाइस आज हम नो इक्विपमेंट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। इट वुड बी अ हिट वर्कआउट, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, आई गेस सबको आती हैं, हमने प्रीवियस शोज में की हैं काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज। सो आई विल स्टार्ट एंड आप फॉलो करें, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद पुशअप्स विद माउंटेन क्लाइंबर्स, palms right below your shoulders, hands in line with your chest down, and 1 2 chest down, and 1 2. Don't forget to warm up, but sorry I forgot to tell you guys, आपने हमेशा warm up करके ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है with the jumping jacks, arm circles, toe touches. So guys, one more time, in line, hands in line with the chest and knee tucks. And for beginners they can do it on their knees and then on your toes and pull the knees towards the chest and on your knees and then up and pull. Second exercise guys is squat jumps, in and out, in and out. To beginners they can step out and then on the right, and अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है they can grab a chair as well. सबके लिए easy से easy exercise बता रही हूँ. Step and then feet together, then step to the left. Guys, do you want to join? Really enjoying the exercise. हम आपकी exercise को देख रहे हैं. Okay guys, another easy exercise, plank jacks, in and out, in and out. Stomach tucked in, hips tight, hand right below your shoulders, head to heel in one line, and in and out. For beginners, step, step, step on the right, then on the left, then on your back guys. Fourth exercise, knee tucks, alternate one. You can use a dumbbell if you have. और beginners के लिए lower belly के लिए ये both upper and lower. Upper and lower दोनों. So guys, for beginners they can start over here. ये भी difficult है, bend कर ले knees. ठीक हो गया जबरदस्त. So guys, ये 4 exercises हैं, इसको 5 to 6 times repeat करना है. And once again, pre-workout stretches आपने ज़रूर करने हैं. Arm circles, back, and then forward 15. कूल डाउन करना भी ज़रूरी होता है बॉडी को afterwards. कूल डाउन करना भी ज़रूरी होता है. प्री वर्कआउट स्ट्रेचेस भी ज़रूरी होते हैं जो आपने थोड़े फास्ट करने होते हैं, जिनको हम कहते हैं डायनामिक स्ट्रेचेस. There's a difference between dynamic stretches and static stretches. Static stretches होते हैं after the workout. जो holds के साथ होते हैं, जैसे downward dog हो गया. Perfect. जबरदस्त. Thank you very much खुशी. बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह आपने एक्सरसाइज बता दिया. I wish हम ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें तारे बहुत ज़्यादा नहीं लगते. तारे नजर आ जाती हैं, तारे नजर आ जाते हैं. खैर जी, प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा. वी बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो डू गिव अस योर फीडबैक. डोंट फॉरगेट टू वॉच इट एंड रिपीट. और उसके साथ साथ कल आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह आएंगे. टिल देन हैव अ वेरी गुड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ. अल्लाह ने के बाद मेहरबान.